साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा एमपीपीएससी पर। साथियों, एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर बी की यूनिट 5 यानी इकाई 5 यूनिट 5 का टेस्ट पेपर इसमें हम हल करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की कुलाधिपति यानी चांसलर, ठीक है, के रूप में निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं है। ठीक है, चांसलर कहते हैं इनको, तो कौन सी भूमिका नहीं है ये हम देख लेंगे। देखिए, पहला है विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति, दूसरा है विश्वविद्यालय के प्रधान के रूप में, तीसरा है सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, चौथा है वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या है कि जो हमारे चांसलर होते हैं यानी कि जो राज्यपाल महोदय हैं जिन्हें कुलाधिपति हम कहते हैं, तो ये क्या नहीं होते हैं, वित्त समिति के अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, वित्त समिति के अध्यक्ष ये नहीं होते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर ये कहें विश्वविद्यालय के प्रधान के रूप में, इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय के जो दीक्षांत समारोह होते हैं, ठीक है, दीक्षांत कॉन्वोकेशन सेरेमनी जिसको कहते हैं, ठीक है, दीक्षांत समारोह, तो उनकी अध्यक्षता करना, ठीक है, छात्रों को डिग्री देना, ठीक है, यदि वह दीक्षांत समारोह में उपस्थित हों तो, ठीक है, तो ये इस तरह से विश्वविद्यालय के प्रधान माने जाते हैं। और सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का कोर्ट अगर लगा हुआ है और ये उपस्थित हैं राज्यपाल महोदय, तो यही इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो कुलाधिपति के संबंध में, ठीक है, कुलाधिपति के संबंध में जो प्रावधान है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में, ठीक है, वो धारा 12 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, धारा 12 में, ठीक है, कुलाधिपति जो है वो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मंगा सकते हैं। ठीक है, और विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को मामले पर पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, कुलपति का एक कार्य है, ठीक है, देखिए वीसी की बात कर रहे हैं हम, वाइस चांसलर की। ठीक है, देखिए, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठक की अध्यक्षता करना, ये इनका कार्य है, ये सही है। कार्य परिषद तथा विद्या परिषद की अध्यक्षता, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि पदेन अध्यक्ष होते हैं ये। देखिए, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा अपनी सदस्यता वाली समितियों की बैठक बुलाना, ये भी ठीक है। इसके बाद उपयुक्त सभी, तो ठीक है, उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए कुलपति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 13 में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे प्रश्न है, कुलाधि सचिव को शक्तियां कार्य कौन सौंपता है। कुलाधि सचिव मतलब रेक्टर, ठीक है, रेक्टर कहते हैं, तो इनको कौन सौंपता है। देखिए, कुलपति, कुलाधिपति या फिर कुलपति की सलाह पर कुलाधिपति या फिर कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि जो रेक्टर हैं इनको शक्तियाँ कौन देता है, कुलपति की सलाह पर कुलाधिपति ये करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहली बात तो यह कि कुलाधि सचिव के संबंध में जो प्रावधान है वो 15 ख में दिए गए हैं। ठीक है, 15 ख में, ठीक है, और 15 ख के अंतर्गत जो 4 नंबर है, ठीक है, 15 ख के अंदर 4 नंबर, उसमें ये चीज़ बताई गई है, ये बात बताई गई है कि कुलाधि सचिव को शक्तियाँ कार्य कौन सौंपता है। ठीक है, देखिए कुलाधि सचिव कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा
तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कुलाधिपति द्वारा कुलपति के परामर्श से उसे सौंपे जाएं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों की मुख्य सलाहकार बॉडी होती है। ठीक है, चीफ एडवाइजर बॉडी कौन सी है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, विद्या परिषद, अध्ययन बोर्ड, सभा या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों के लिए मुख्य सलाहकार कौन है? देखिए यहाँ पर क्या है, मुख्य सलाहकार का काम जो है वो सभा का होता है। ठीक है, सभा, यूनिवर्सिटी का कोर्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोर्ट, ये जो है हर मामले में सलाह देता है, मुख्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, सभा की अगर बात करें तो सभा की, देखिए सभा की बैठक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैठक, तो सभा की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है, एक बार वर्ष में, ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम गणपूर्ति की बात करें, देखिए गणपूर्ति, सभा की अगर गणपूर्ति देखें तो 25 सदस्यों से होगी। ठीक है, 25 सदस्यों से। ठीक, और स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान को कौन तैयार करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वित्त समिति, कार्य परिषद, सभा या फिर कुलाधिपति। तो वार्षिक वित्तीय अनुमान जो है, यानी कि हम ये कहेंगे यूनिवर्सिटी का एनुअल बजट, ठीक है, तो उसे तैयार करने का काम वित्त समिति का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फाइनेंस कमेटी 24 क में इस बारे में प्रावधान है। ठीक है, कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति यानी बीसी साहब जो है वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है, वित्त समिति के अध्यक्ष कौन हुए? वाइस चांसलर महोदय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होता है वित्त समिति का? ये विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है। ठीक है, और आय व्यय का पुनर्विलोकन भी करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, कुलपति की नियुक्ति हेतु परामर्श समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य होता है? ठीक है, देखिए यानी कुलपति की नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति महोदय जो है एक परामर्श समिति बनाते हैं। ठीक है, तो परामर्श समिति जो है जो बताती है उनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य, ये सही है। यूजीसी अध्यक्ष द्वारा नामजद एक सदस्य, ये भी सही है। कुलाधिपति द्वारा नामजद एक सदस्य, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव, ठीक है, की नियुक्ति किसके द्वारा, किसके परामर्श से की जाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति, ठीक है, जो है, देखिए दोस्तों, कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के संबंध में जो प्रावधान है एक्ट में वो कहाँ है? वो है 16, ठीक है, धारा 16 में, धारा 16 में प्रावधान है। वहाँ पर कहा गया कि कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी होगा। ठीक है, वह सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का सचिव होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार के परामर्श से। ठीक है, और प्रथम कुल सचिव जो होंगे वो 4 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे पहले। ठीक है, 4 वर्ष के लिए। ठीक, ये है
कुल सचिव का कार्य। मतलब कुल सचिव के लिए नियुक्ति जो है वो प्रथम कुल सचिव 4 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे कुलाधिपति महोदय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्य परिषद की बात करें तो कार्य परिषद के ऐसे सदस्य पदेन सदस्यों को छोड़ दें तो वे 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, कार्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? कार्य परिषद के अध्यक्ष हमने अभी भी पढ़ा, तो कार्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं बीसी साहब। ठीक है, और इसकी आगे हम बात करें तो इसमें देखिए गणपूर्ति की अगर बात करें तो जो गणपूर्ति होगी कार्य परिषद की, उसके लिए कितने सदस्य की जरूरत है? देखिए 7 सदस्य होंगे। ठीक है, 7। और स्थगन के लिए कोई सदस्य आवश्यक नहीं है, कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए कह रहे विश्वविद्यालय के वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय के लिए सीमा किसके द्वारा नियत की जाती है? ठीक है, देखिए आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय, तो इसके लिए सीमा की अगर हम बात करें तो ये काम किसका है? देखिए दोस्तों, यह जो है कार्य परिषद का काम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो इसमें जो है वो धारा 24 के अंदर, धारा 24 में कार्य परिषद की शक्तियाँ, ठीक है, शक्तियाँ और कर्तव्य ये बताए गए हैं। ठीक है, तो उसी में ये बात बताई गई है कि कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय जो है उसके लिए सीमा कार्य परिषद ही निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्राधिकारी दिए गए हैं और उनके लिए गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित प्राधिकारी के गणपूर्ति से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ कहा गया है कार्य परिषद, तो कार्य परिषद की बात करें तो कार्य परिषद की जो गणपूर्ति है वो 7 सदस्यों से सही है। विद्या परिषद की गणपूर्ति 12 सदस्यों से, ये भी सही है। सभा की गणपूर्ति 25 सदस्यों से होगी, ये भी सही है। विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड ये 4 सदस्यों से गणपूर्ति गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 7 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 7 सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी। ठीक है, तो उत्तर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? ठीक है, देखिए तो ये की जाती हैं, क्या है, कुलाधिपति करते हैं, कुलपति करते हैं, कुल सचिव करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? ये की जाती हैं विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा। ठीक है, विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। ठीक है, तो ये तैयार करता है। ठीक है, एकेडमिक प्लानिंग एंड एवेल्युएशन बोर्ड। ठीक है, ये तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्या योजना और मूल्यांकन बोर्ड धारा 30 में वर्णित है। ठीक है, धारा 30 में इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए इस बोर्ड का अध्यक्ष हमने पढ़ा है। ठीक है, कौन होगा? कुलपति महोदय होंगे। ठीक है, और इस बोर्ड का सचिव कौन होता है? तो हमने अभी पढ़ा था, इस बोर्ड का सचिव कुल सचिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। और हमने अभी बात कर ली कि इस बारे में कि इसमें जो है 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी और इस बोर्ड की अवधि 3 वर्ष होगी। ठीक है, 3 वर्ष। ठीक,
चलिए आगे देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 28 के तहत अध्ययन बोर्ड के विद्यार्थी सदस्य के कार्यकाल की अवधि होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कार्यकाल की अवधि, स्टूडेंट जो है वो मेंबर है, मेंबर स्टूडेंट की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो स्टूडेंट मेंबर की जो देखिए बोर्ड, अध्ययन बोर्ड है, उसमें स्टूडेंट मेंबर की कार्यकाल की अवधि कितनी है? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष है। और बोर्ड की जो है, बोर्ड की अवधि कितनी है? तो बोर्ड की अवधि 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट या फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 25वें न्यायालय की अगर हम बात करें तो 25वां जो उच्च न्यायालय है वो है भारत में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, 25वां जो न्यायालय, उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो 25वां न्यायालय है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अगर हम इसे देखें तो यह कब बनाया गया था? यह 2019 में बनाया गया था। ठीक है, 2019 में। ठीक है, अब देखिए तो, और यह कहाँ पर, इसकी मतलब कहाँ स्थापित है? अमरावती में। ठीक है, अमरावती में। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें आगे हम अगर हम बात करें तो 2019 में देखिए, एक तो तेलंगाना हाई कोर्ट को स्थापित किया गया था, और एक जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को, और एक जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये तो ये हैं। अब यहाँ 25वां हाई कोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, वो हमारा 25वां जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2019 को जो है इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब देखिए हम आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहला जो उच्च न्यायालय था भारत में, उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए, 3 न्यायालय 1862 में, ठीक है, 1862 में अंग्रेजों के काल में स्थापित किए गए थे। एक तो बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, दूसरा था कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, और तीसरा था मद्रास। ठीक है, ये 3 कोर्ट 1862 में स्थापित किए गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, वो 1866 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, उच्च न्यायालय को निम्न में से किसकी पूर्वानुमति से न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाई कोर्ट को, है ना, हाई कोर्ट के लिए क्या मामला होगा? तो हाई कोर्ट को जो है अगर नियम बनाना है तो गवर्नर साहब की पूर्वानुमति प्राप्त होती है। ठीक है, हाई कोर्ट के मामले में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मामले की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति का, ठीक है, पूर्वानुमति की बात है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, भारत में लोक अदालत को किसने शुरू किया? ठीक है, देखिए P.N. भगवती, दुर्गा प्रसाद, K.G. बालाकृष्णन या फिर Y.S. सब्बरवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लोक अदालत की अगर हम बात करें तो देखिए P.N. भगवती,
ठीक है। यह जो PN भगवती महोदय जो हैं ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इनकी पहल पर क्या शुरू हुआ, लोक अदालत का कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले देखिए सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो है वो 1985 में लोक अदालत लगाई गई थी। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में पहली लोक अदालत लगाई गई थी और इसमें जो है आपसी सहमति के आधार पर, है ना, आपसी सहमति के आधार पर मामले निपटाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो वह अनुच्छेद 233 में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। संविधान में जिला शब्द का एकमात्र प्रयोग इसी के संदर्भ में हुआ है, ठीक है। इस कोर्ट के न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें CJM की, CJM तो ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, ठीक है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक है। और यह न्यायालय का प्रशासनिक कार्य भी देखता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस एक के लिए अनुशंसा 11वें वित्त आयोग ने की थी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ बात करें 11वें वित्त आयोग ने तो राजस्व न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत या पारिवारिक न्यायालय। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 11वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों 11वां वित्त आयोग, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो वित्त आयोग, देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है, ठीक है। पहला वित्त आयोग की अगर बात करें, देखिए पहला वित्त आयोग जो है वो 1951 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, ठीक है, पहले अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी थे। और अब बात कर रहे हैं 11वें की, तो 11वें के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, 11th, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, AM खुसरो, ठीक है, AM खुसरो, ये इसके पहले मतलब 11वें अध्यक्ष थे, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनके रिपोर्ट के कार्यान्वयन की अवधि की अगर बात कर लें हम तो वो 2000 से 2005 थी, ठीक है। इस दौरान मतलब 2000 से 2005 की अवधि को इन्होंने कवर किया था अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। तो हाँ, तो 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, देखिए इसकी शुरुआत वैसे तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत हुई थी। अब देखिए यहाँ क्या है कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। सबसे पहले 2 वर्ष से अधिक लंबित पड़े प्रकरणों को तथा विचाराधीन कैदियों के मामले निपटाए गए थे, ठीक है। ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर सेकंड या पेपर B की 5वीं यूनिट का टेस्ट पेपर हल किया, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर हल किया। और तो यदि आपको यह वीडियो आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगली यूनिट के टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।